देखिए, सबसे पहले हम एयर इंडिया क्रैश की बात करेंगे। इस हादसे को 1 महीना होने वाला है और इसकी जांच चल रही है। माना यह जा रहा है कि शुक्रवार को शुरुआती जांच रिपोर्ट इसी शुक्रवार को आ सकती है, लेकिन उससे पहले ही इस हादसे को लेकर बहुत से खुलासे हो रहे हैं, बहुत सी नई बातें पता चल रही हैं, बहुत सी ऐसी जानकारियां मिल रही हैं जिनसे संदेह के बादल और ज्यादा गहरा गए हैं। और ये सारी जानकारियां इस हादसे के कारणों से जुड़ी हुई है, क्योंकि अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि हादसे की असल वजह क्या थी। मतलब पिन पॉइंट करके नहीं कहा, लेकिन क्या क्या नहीं हुआ है ये बताते हुए एक दिशा में जांच आगे बढ़ी है। ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 32 सेकंड और 32 सेकंड में 242 सवारियों से भरा हुआ विमान हादसे का शिकार हो गया, गिरते ही किसी बम की तरह क्यों फट पड़ा। तो आज हम इसी की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको याद दिला दें कि 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हो गई थी, जिसमें 241 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें क्रू मेंबर्स भी शामिल थे और 19 वो लोग भी मारे गए थे जिनके ऊपर ये प्लेन गिर गया था। सोचिए, कोई हॉस्टल में खाना खा रहा था, कोई पानी पी रहा था, कोई टहल रहा था, वहां पर आगे बढ़ रहा था, जो जहां था वहीं पर जलकर राख हो गया। आपको याद होगा कि उड़ान भरने के सिर्फ 32 सेकंड के भीतर यह प्लेन क्रैश हो गया था, जिसके बाद से पूरी दुनिया में ये चर्चा, ये सवाल उठने लगा कि ऐसा क्या हुआ कि ये प्लेन टेक ऑफ करता है, 32 सेकंड के अंदर हादसे का शिकार हो गया। तब से लगातार तरह तरह के कयास लग रहे थे, अलग अलग बातें हो रही हैं। कहीं उस बोइंग कंपनी पर सवाल उठ रहे थे जिसका ये प्लेन था, कोई इंजन फेलियर की बात कर रहा था, तो कोई पायलट पर ही सवाल खड़े कर रहा था। ये पूरी दुनिया में हो रहा है, अभी तक हो रहा है। यहां तक कि यूट्यूबर्स भी, तमाम ऐसे पुराने पायलट्स जो रह चुके हैं, एक्स पायलट्स, वो भी वीडियो बना बनाकर खूब व्यूज बटोर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना थी। लेकिन अब इस प्लेन क्रैश की जांच रिपोर्ट आने वाली है। भारत का एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB इसकी जांच कर रहा है और उसकी शुरुआती रिपोर्ट माना जा रहा है 11 जुलाई को रिलीज हो सकती है, क्योंकि यह नियम है कि एविएशन एक्सीडेंट के केस में हादसे से 30 दिन के अंदर पहली रिपोर्ट आ जानी चाहिए। लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट के कुछ हिस्से सामने आए हैं जिनसे एक नई थ्योरी को जन्म मिल रहा है। विस्तार से आपको बताते हैं। एक एविएशन जर्नल है, मशहूर एविएशन जर्नल, जिसका नाम है द एयर करंट। इसी एविएशन जर्नल ने इस जांच में शामिल बहुत से लोगों से बात की और उनसे फिर सूत्रों के आधार पर यह रिपोर्ट पब्लिश की है। इस एयर करंट जो जर्नल है, उसको सूत्रों ने बताया है। ऐसा लग रहा है कि जो रिपोर्ट आने वाली है उसका एक्सेस इस एयर करंट जर्नल को मिला है, क्योंकि उसको सूत्रों ने बताया है कि अभी तक की जांच के हिसाब से किसी मैकेनिकल, किसी तरह की डिजाइन इशू, मतलब जो उसका डिजाइन था उसकी वजह से हादसा नहीं हुआ है। यह भी बताया गया है कि हादसे का कारण इंजन फेल होना भी नहीं दिख रहा है, तो इंजन फेल भी नहीं हुआ। हादसे के बाद के जो एनालिसिस है उससे पता चलता है कि फ्यूल फैल गया हो या एयरक्राफ्ट के फ्लैप पूरी तरह से ना खुले हो, नहीं, ऐसा भी नहीं है। यानी थ्योरी यह बन रही है कि इन वजहों से एक्सीडेंट हुआ नहीं। ऐसे हादसों में अक्सर ये जो फैक्टर्स है, यही प्रमुख कारण माने जाते हैं, लेकिन अब तो ये सारे हादसे के कारण नहीं माने जा रहे हैं। तो फिर हादसे का कारण है क्या? किसी वजह से तो हादसा हुआ होगा, इसीलिए कहा जा रहा है कि जांच का पूरा फोकस इंजन फ्यूल कंट्रोल स्विच की तरफ चला गया है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो रिपोर्ट आने वाली है और जो लोग जांच में गहन तरीके से डूबे हुए हैं, उन सूत्रों से इस जर्नल द एयर करंट की रिपोर्ट के मुताबिक, इस जर्नल की रिपोर्ट में लिखा गया है कि जांच में यह थ्योरी भी ध्यान में रखी गई है कि कहीं कॉकपिट में मौजूद फ्यूल कंट्रोल स्विच को गलती से बंद तो नहीं कर दिया गया था। यह हम आपको वही दिखा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, क्योंकि ये तस्वीरें भी बाकायदा उसमें डाली गई हैं। लेकिन साथ ही यह लिखा गया है कि फ्लाइट के दौरान इन स्विचेस को बंद किया गया था या नहीं, इसका पूरी तरह से विश्लेषण करने में कई महीनों का वक्त अभी लग सकता है। यानी जो 1 महीने की रिपोर्ट है उसमें यह नहीं आएगा। लेकिन अभी तक की जांच में जब बड़ी पैमाने जो थे, जो बड़े कारण थे, उन पर क्रॉस लग गया है, तो उसके बाद सारा फोकस
इन फ्यूल कंट्रोल स्विचेस पर आ गया है। ईंधन को नियंत्रित करने वाला बटन, आसान भाषा में। ये जो स्विच है इसमें दो सेटिंग्स होती है, अब ये समझिए, रन और कट ऑफ। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन स्विचेस का इस्तेमाल तब किया जाता है जब प्लेन ग्राउंडेड होता है, या तो टेक ऑफ से पहले इंजन को स्टार्ट करने के लिए या फिर लैंडिंग के बाद इंजन को बंद करने के लिए, कट ऑफ। लेकिन अगर किसी इमरजेंसी में फ्लाइट के दौरान कोई इंजन फेलियर होता है तो इंजन को शट डाउन करने के लिए या फिर रीस्टार्ट करने के लिए इन्हीं स्विचेस का इस्तेमाल किया जाता है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि अगर फ्लाइट हवा में है और स्विच को रन से कट ऑफ पर शिफ्ट किया जाता है, ध्यान से सुनिए, ये जो द एयर करंट की रिपोर्ट है ये किसके आधार पर है? उन सूत्रों के हवाले से है जो जांच कर रहे हैं, जिनकी रिपोर्ट फाइनली इसी शुक्रवार को आने वाली है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि अगर फ्लाइट हवा में है और स्विच को रन से कट ऑफ पर शिफ्ट किया जाता है तो इंजन को फ्यूल मिलना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वो इंजन बंद हो जाता है, उसे थ्रस्ट नहीं मिलता और वो सीधा नीचे ड्राइव करता है, वो ऊपर उड़ ही नहीं पाता। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर इंजन के दो इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स की सप्लाई भी रुक जाती है, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट के कई सारे सिस्टम, कॉकपिट में बहुत सारे जो डिस्प्लेज है सामने, जिस पर वो देखते हैं एयर प्रेशर या जो हाइट है जमीन से या जो बैलेंस है प्लेन का, वो सब दिखता है सामने डिस्प्लेज में, वो तमाम डिस्प्लेज प्रभावित होते हैं। ये स्विच एयरक्राफ्ट के थ्रॉटल लिवर के नीचे होते हैं। एक बार फिर से अगर वो तस्वीर हम दिखा दें, ये देखिए, ये जो स्विचेस हैं ये थ्रॉटल लिवर के नीचे होते हैं ताकि गलती से उन पर कोई हाथ ना पड़ जाए, इसका ध्यान रखा गया है, ऐसी गलती ना हो इसके लिए बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। स्विच का अपना मेटल स्टॉप लॉक होता है, अगर इस स्विच का इस्तेमाल करना होता है तो क्रू को उसे उठाकर हटाना पड़ता है। द एयर करंट की रिपोर्ट में सूत्रों के हिसाब से लिखा गया है कि ब्लैक बॉक्स का डेटा यह कंफर्म नहीं करता है कि स्विचेस को गलती से मूव किया गया था या फिर नहीं। और वैसे भी अभी ये थ्योरी है, इसे थ्योरी के ही रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि सूत्रों के हवाले से द एयर करंट ने जर्नल ने ये रिपोर्ट छापी है। अभी 11 तारीख को जो रिपोर्ट आती है उसमें क्या कुछ खुलासे होते हैं, उसके संकेत मात्र इससे मिल रहे हैं। इस रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि ये जानने में महीनों लगेंगे कि कहीं हादसा इस गलती की वजह से तो नहीं हुआ। कुल मिलाकर अभी भी इस हादसे की जांच चल रही है, लेकिन जो बड़े पैमाने हैं जिसमें डिजाइन हो या इस कॉकपिट की बात हो रही है या इंजन की बात हो रही है, उसके फेलियर से इनकार किया जा रहा है। इसकी शुरुआती रिपोर्ट 11 जुलाई को आने की उम्मीद है। इस रिपोर्ट में क्या निकल कर आएगा इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन अब ये बात सुनिए, क्योंकि हमने इसके बाद सोचा कि इसकी गहन जांच करनी जरूरी है कि क्या जो शुरुआती रिपोर्ट में आता है वही अंतिम रिपोर्ट में आता है या फिर मामला पलट भी जाता है। ऐसा ही एक हादसा अक्टूबर 2018 में इंडोनेशिया में जावा के समंदर में भी हुआ था। भयानक हादसा था जिसमें लायन एयर की फ्लाइट क्रैश हुई थी। यह भी बोइंग का ही विमान था, बोइंग 737 मैक्स 8। इसमें 189 लोगों की मौत हो गई। 189 लोगों की मौत। शुरुआती जांच में इसमें पायलट की गलती का एंगल आया था, जैसा अभी स्विचेस की बात हो रही है। लेकिन बाद में जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि इसमें बोइंग के डिजाइन की खामी है और इसके अलावा मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑगमेंटेशन सिस्टम यानी MCAS का भी रोल सामने आया, क्योंकि जांच से पता चला कि एक सेंसर ने गलत डेटा दे दिया था, जिसकी वजह से MCAS ने पायलट के इनपुट को नजरअंदाज किया और खुद ही टेल नोज डाउन कर दी। मतलब ऐसे सेंसर्स लगे थे जो किसी चीज को भांपते हुए खुद ही जो टेल है, टेल नोज है, उसको डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। यह सब कुछ बाद में पता चला। तो शुरुआती रिपोर्ट और 1 साल के दरमियान में जब जांच पूरी होती है, इतने में मामला पलट भी सकता है, जबकि पायलट को उस दौरान टेल नोज को अप रखना था। ऐसा नहीं हुआ तो प्लेन का एक्सीडेंट हो गया। मतलब सेंसर के हिसाब से प्लेन ने, बोइंग के इस विमान ने खुद ही टेल नोज नीचे कर दिया, पायलट की बात नहीं मानी।
अब अगला ऐसा ही एक और मामला है। दूसरा हादसा इथियोपियन एयरलाइंस का भी हुआ था मार्च 2019 में। इथियोपिया में हुआ था, 157 लोग मारे गए थे। ये मलबा देखकर ही सिहर जाता है इंसान और रूह कांप जाती है जब अहमदाबाद की वो तस्वीरें याद आती हैं, जब 12 जून को इसी साल ये हादसा हुआ था। अब फिर 12 तारीख को 1 महीना पूरा होगा। इथियोपियन एयरलाइंस के इस हादसे में 157 लोग मारे गए थे। इसमें भी लाइन क्रैश जैसा ही हादसा जो हाल हुआ था। यहां भी सेंसर ने गलत डेटा दिया, सेंसर ने गलत इंफॉर्मेशन दी। जैसे उस विमान में आपने देखा टेल नोज पीछे नीचे हो गया था, खुद ही हो गया था। सेंसर ने इनपुट दिया, उसी के आधार पर हो गया। यहां भी सेंसर ने इस इथियोपियन एयरलाइंस में गलत डेटा दे दिया सेंसर ने, जिसकी वजह से मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑगमेंटेशन सिस्टम यानी MCAS एक्टिव हुआ और यह हादसा हो गया। इसीलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि एयर इंडिया का यह प्लेन क्रैश किस वजह से हुआ। क्या सारा का सारा अभी से ही दोष उस फ्यूल स्विच पर डाला जा सकता है और वहां पर गलती हुई थी, या फिर बाद में डिजाइन को लेकर? क्योंकि यह जानना जरूरी है, शुरुआती रिपोर्ट और अंतिम रिपोर्ट के बीच में भी क्या जानकारियां पलट सकती हैं? तो हाँ, हमारी रिसर्च यही बताती है कि जानकारी पलट सकती है, लेकिन कई मामलों में टिक भी सकती है। इसीलिए इंतजार करना होगा। डिटेल जानकारी पूरी जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। तब तक किसी भी तरह का कयास लगाना सही नहीं होगा। लेकिन रिपोर्ट ने जो कुछ कहा है उसके मुताबिक हमने आपको पूरी जानकारी दे दी। चलिए अब कुछ राजनीतिक खबरों का रुख करते हैं और हम उन 2 लड़कों की बात करेंगे जो आज देश भर के पॉलिटिकल सर्कल में ट्रेंड करते रहे। और ये पूछा जाने लगा कि क्या ये 2 लड़के इस बार नीतीश कुमार और बीजेपी के हाथ से बिहार की सत्ता छीन पाएंगे? क्या 55 साल के राहुल गांधी और 35 साल के तेजस्वी यादव की जोड़ी बिहार में वो कमाल कर पाएगी जिससे वो पिछली बार चूक गई थी? ये तस्वीरें आज आपने दिन भर देखी ही होंगी। राहुल गांधी और अखिलेश और तेजस्वी यादव दोनों आज एक साथ इस रोड शो में आगे बढ़ रहे थे। वैसे आपको याद होगा, राहुल गांधी आज से 8 साल पहले भी ऐसी ही एक जोड़ी उत्तर प्रदेश में बना चुके हैं। जब उन्होंने 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया था, उस वक्त भी दोनों यूपी में ऐसे ही एक साथ प्रचार करते थे। अखिलेश तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, चुनौती थी बीजेपी से सत्ता बचाने की, इसीलिए अखिलेश ने राहुल गांधी के संग अपनी जोड़ी बना दी। खूब कयास लगे, खूब बातें हुई, हेडलाइंस भी दोनों ने खूब बटोरी, लेकिन वोट नहीं बटोर पाए। अखिलेश खुद 311 सीटों पर लड़े, राहुल गांधी को 114 सीटें दे दी। कुछ सीटों पर दोनों के बीच फ्रेंडली फाइट भी थी, यानी दोनों तरफ से प्रत्याशी उतारे गए, लेकिन नतीजा आया तो पूरी मेहनत चौपट। राहुल गांधी की कांग्रेस 114 में से सिर्फ 7 सीटें जीत पाई और अखिलेश यादव 311 में से 47 सीट्स जीत पाए। तो सवाल उठ रहे हैं कि कहीं इस बार बिहार में तो यही नहीं रिपीट होगा, क्योंकि कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि वो दूसरे के सहारे लड़ती है और फिर गठबंधन की पार्टी को भी खत्म कर देती है। कई जगह ऐसा हो चुका है और बीजेपी इसी हथियार से बार बार कांग्रेस पर वार करती है। देखिए, तेजस्वी यादव को इस बार बिहार से बहुत ज्यादा उम्मीदें होंगी, क्योंकि वो ये मान रहे हैं कि कई, आप कह सकते हैं, बार मुख्यमंत्री बने हुए नीतीश कुमार की एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर पर अगर तेजस्वी का वार सही पड़ गया तो उनके लिए उम्मीदें ही उम्मीदें सामने दिखाई दे रही है। तेजस्वी बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनकी मेहनत पर कोई पानी फेरे। पिछली बार भी उन्होंने बहुत मेहनत की थी, अपनी सीटें तो वो जीते थे, लेकिन कांग्रेस और गठबंधन के बाकी साथी वैसे परफॉर्म नहीं कर पाए थे। हम नंबर्स के साथ बता रहे हैं, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव सबसे ज्यादा 75 सीटें जीते थे, जबकि वो 144 सीट पर लड़े थे। तो आप देख लीजिए परफॉर्मेंस, वोट परसेंटेज सबसे अच्छी, आउटस्टैंडिंग मार्क्स 23% के करीब। उनके गठबंधन की साथी कांग्रेस सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाई थी, जबकि तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के हिस्से 70 सीटें दी थी। बाद में उन्होंने ये जरूर सोचा होगा कि अगर वो खुद इनमें से ज्यादातर सीटों पर लड़ जाते तो शायद आज बिहार के मुख्यमंत्री होते। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या तेजस्वी इस बार इन सारी बातों का ख्याल रखेंगे, या इस बार जब गठबंधन की पार्टियां सीट बंटवारे के लिए बैठेंगी तो इस बात को देखा जाएगा कि पिछली बार किसका स्ट्राइक रेट क्या था, यानी किस पार्टी ने कितनी सीटों पर लड़ाई की और कितने पर जीत हासिल की। इस हिसाब से तो सबसे कमजोर परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी की ही नजर आती है। अब तो आगे जब चुनाव आएगा तो
ये बातें होंगी, लेकिन उससे पहले ही बिहार में हंगामा शुरू है। विपक्षी पार्टियों को कोई मुद्दा चाहिए तो उन्होंने वोटर लिस्ट में हो रहे बदलावों को इस बार मुद्दा बनाया है। बिहार बंद बुलाया था सबसे। आप देखिए, सुबह से ही आरजेडी के कार्यकर्ता जगह जगह सड़क बंद करते रहे, रेल रोकते रहे, लेकिन मेन आयोजन था पटना में। ये हम आपको कई जगहों पर आगजनी की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। टायरें जला रहे थे सड़क जाम करने के लिए। अब देखिए, चर्चा पटना की थी, एपीसेंटर पटना बना हुआ था, पूरा पॉलिटिकल एक्शन पटना में था। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को शक्ति प्रदर्शन करते हुए देखा गया। योजना थी चुनाव आयोग के दफ्तर जाने की, लेकिन पूरे दल बल के साथ खूब हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई, जैसा कि ऐसे प्रदर्शनों में होता है। आगे पुलिस ने रोक दिया, जाने ही नहीं दिया। लेकिन तब तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने सड़क पर ही एजेंडा तय कर दिया था। एजेंडा था चुनावों से पहले लोगों के मन में संशय पैदा करने का। एजेंडा था चुनावों से पहले वोटर लिस्ट की लड़ाई वोट बैंक पर ले जाने का। एजेंडा था चुनाव आयोग को सरकार का एजेंट बताना, चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाना। और एजेंडा यह भी था कि जैसा कि बीजेपी कह रही है कि घुसपैठियों का समर्थन करना, उनके वोट हासिल करना, तो सबसे पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को सुनिए और देखिए कि वो कैसे इस एजेंडे को बिहार में चला रहे हैं। फिर आपको आगे ये भी बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। इलेक्शन कमीशन, मैं आपको साफ बोल रहा हूं और आप जानते हो, मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। चुनाव आयोग नहीं, गोदी आयोग हो गया है। अब एनडीए के लोग भाग रहे हैं, तो चुनाव आयोग को आगे करके इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और मोदी जी, अमित शाह, नीतीश कुमार जी के इशारे पर बिहार के गरीब मतदाताओं का वोटर लिस्ट से नाम हटने की तैयारी चल रही है। चुनाव आयोग को गोदी आयोग बताने वाले तेजस्वी यादव ये नहीं बता रहे हैं कि असल में वोटर लिस्ट का पूरा खेल वोट बैंक का है। क्योंकि बीजेपी का आरोप क्या है? बीजेपी कह रही है कि आरजेडी और कांग्रेस ये पूरा हंगामा इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि घुसपैठियों के वोट लेना चाहते हैं। बीजेपी यही कह रही है कि जितने अवैध घुसपैठिए आए हैं उनका वोट चाहती है विपक्षी पार्टी। असल में बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR यानी कि विशेष संशोधन प्रक्रिया हो रही है। वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं। बिहार में यह प्रक्रिया आखिरी बार 2003 में हुई थी। इस प्रक्रिया के तहत हर वोटर को व्यक्तिगत गणना फॉर्म जमा करना जरूरी है। 1987 के बाद जन्मे और 1 जनवरी 2003 के बाद वोटर लिस्ट में जुड़े लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या कोई भी, अगर आपके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट है तो आप उसके जरिए अपनी नागरिकता का प्रमाण देना होगा। यह प्रक्रिया 25 जून से 26 जुलाई के बीच होनी है। बिहार में कुल 7 करोड़ 90 लाख वोटर हैं और इनमें से 4 करोड़ 54 लाख लोगों ने आज शाम 6 बजे तक फॉर्म जमा कर दिया है। ये देखिए, कुल वोटर है 7 करोड़ 90 लाख और अभी आज शाम 6 बजे तक जो जानकारी आई है, करीब करीब 58%, लगभग 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कर दिया। अभी 16 दिन बाकी है और बचा हुआ है लगभग, आप देख ही रहे हैं, अगर 58% ने कर दिया है तो लगभग 42%, 42% अभी बाकी है। लेकिन उससे पहले ही विपक्ष इसे मुद्दा बनाना चाहता है, प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार भी नहीं कर रहा है। जबकि बीजेपी कह रही है कि ये पूरी प्रक्रिया इसलिए अपनाई जा रही है क्योंकि बिहार में घुसपैठिए हैं जो वोटर लिस्ट में शामिल हो चुके हैं और ये घुसपैठिए अवैध रूप से बिहार में घुसे रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं। अब देखिए, जाहिर तौर पर इनके वोट का फायदा तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को ही होगा, इसलिए उन्हें इस प्रक्रिया से सबसे ज्यादा
नाराजगी। जहां तक मेरी जानकारी है कल सुनवाई होने वाली है, कल। तो फिर क्या एक दबाव की राजनीति हो रही है क्या? या तो आप कोर्ट में विश्वास करिए या सड़क पर विश्वास करिए। जब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है तो आज ये कौन सा दबाव बनाया जा रहा है? क्या ये लोग चाहते हैं कि वोटर लिस्ट में वो लोग रहें जिनको नहीं रहना चाहिए, जो घुसपैठिए हैं या जो बाकी हैं? तो सच्चाई नहीं है क्या कि बहुत बार चाहे वो रोहिंग्या हो कोई और हो, वो गलत तरीके से वोटर लिस्ट में अपना नाम घुसवा लेते हैं? तो अगर ईमानदारी से काम हो रहा है तो परेशानी क्या है आपको? संकेत यही है कि जो भी गलत तरीके से वोटर बन गया उसके कंधों पर ये अपनी सियासत करना चाहते हैं। तो जो बात रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं वो आधार कार्ड के डेटा से भी साबित हो रही है। कैसे? अब हम आपको ये बताते हैं। हमारे पास बिहार के मुस्लिम बहुल इलाके सीमांचल का डेटा है। सीमांचल वो इलाका है जिसका बॉर्डर झारखंड से लग रहा है, लेकिन यहां से बांग्लादेश बॉर्डर भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। यहां हम आपको दिखाएंगे कि इन सीमांचल के जिलों की मुस्लिम आबादी कितनी है और यहां आधार कार्ड कितने हैं। जाहिर तौर पर एक व्यक्ति को एक ही आधार कार्ड जारी हो सकता है, लेकिन यहां इन जिलों में अगर 100 लोग हैं तो 126% तक आधार कार्ड है। 100 लोग लेकिन आधार कार्ड 126। तो ये 26 कौन और क्यों ना एक ऐसा इलेक्टोरल रोल बने जो कि पूरी तरह से जांचा परखा हुआ हो। इस पर विपक्ष बहुत सारे सवाल भी पूछ रहा है। उसका कहना है कि ऐसा नहीं है कि ये सारी की सारी परेशानी मुस्लिम बहुल जिलों में बिहार में ही है। कई और भी देश के ऐसे राज्य हैं जहां पर आधार कार्ड अगर 100 लोग हैं तो 105, 106 तक भी है। लेकिन यहां पर मामला अलग क्यों है वो जरा आपको बड़े स्क्रीन पर हम दिखाते हैं, क्योंकि हमने इसीलिए आज ये डेटा आपके सामने रखा है। ये कोई इधर उधर का डेटा नहीं है, ये सीधा यूनिक आईडी जो हमारी होती है आधार कार्ड, UIAI, ये देखिए नंबर ऑफ आधार्स फॉर बिहार। इसको थोड़ा सा अगर हम वेबसाइट भी इस पर दिखा देते तो ज्यादा अच्छा रहता। अब ये जो नीचे में बार है इस पर आप नजर रखिएगा, लो, और ये जो नीचे का बार है ये आधार कार्ड के सैचुरेशन को बताता है। मतलब अगर 100 लोग रह रहे हैं तो कितनों के पास आधार कार्ड है। तो ये शुरुआत जो आप देख रहे हैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। यहां पर देखिए ये लगभग 75% के आसपास का हो गया। इतना से ज्यादा ही आधार कार्ड है हर जिले में। मतलब 100 लोग अगर हैं तो 75%, ये 75% दिख रहा है आपको, ये 75% आधार कार्ड है उनके पास। यहां पर जूम इन कर सकते हैं क्या? एक बार जूम इन कीजिए, ये देखिए। और यहीं पे ये मतलब 100 लोगों पर 75 लोगों के पास आधार कार्ड है। जहां तक तो तस्वीर साफ है। ये देखिए इसमें सारे के सारे जिले बिहार के आ रहे हैं। अब जब इसे मैं आगे ले जाती हूं, ये देखिए मैं आगे ले जा रही हूं, आपको नीचे नंबर दिख रहा होगा। ये देखिए थोड़ा और इधर करते हैं। ये लगभग डेटा जो आ रहा है, ये देखिए ये वाला, ये देखिए ये डेटा है 113% सैचुरेशन वाले ये जिले हैं। जिसमें कौन कौन सा इलाका यहां पर भी आ रहा है, 2-3 जिले यहां के भी हैं, लेकिन ये कांस्टेंट रह रहा है। ये सीमांचल जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहां पर 113 है। अब इसको और आगे ले जाइए, ये देखिए जब 120% सैचुरेशन पहुंचता है, 120% सैचुरेशन, तब बचते हैं ये 4 जिले सीमांचल के। यानी सीमांचल के इन 4 जिलों में सबसे ज्यादा आधार कार्ड है। कितना है अब हम आपको एक एक करके डिटेल बताएंगे। यानी अगर 100 लोग रह रहे हैं तो आधार कार्ड 120 से ज्यादा है। तो आइए सबसे पहले हम आपको पूरे बिहार का बता दें। आधार कार्ड 94% है पूरे बिहार का। मतलब आज भी अगर आप देखिए, अगर 100 लोग हैं बिहार में तो 84 के ही पास है, अभी कईयों का बनना बाकी है। लेकिन सीमांचल के ये जो 4 जिले हमने आपको बताए, अब इसका ब्रेकअप देखिए। मुस्लिम आबादी 68% वाले किशनगंज में 126% है। यानी हर 100 व्यक्ति पर 126 आधार कार्ड है। तो ये 26 आधार कार्ड किसके? आज हमने आधार कार्ड बनाने वाले ये जो
यूआईएडीआई के पूरे सीईओ हैं, उनसे भी बात की है। उन्होंने कहा है कि ये तमाम आधार कार्ड स्क्रूटनी में है अगर कोई फेक आधार कार्ड बना रहा है। अब आइए अगले जिले में, सबसे ज्यादा वहीं पर किशनगंज में थी मुस्लिम आबादी। अब आइए सीमांचल के दूसरे जिले में, यहाँ पर ये देखिए, ये चारों जो जिले हैं ये सीमांचल के हैं। ये आ गया 44% मुस्लिम आबादी वाला कटिहार। कटिहार में आधार कार्ड है 123, यानी 100 लोग अगर रह रहे हैं तो 123 के पास आधार कार्ड है। अगला दिखाइए अररिया। अररिया में मुस्लिम आबादी 43% और आधार कार्ड 123 है प्रति व्यक्ति। अगला दिखा दीजिए पूर्णिया, जहां से पप्पू यादव सांसद भी आज हमारे साथ लाइव थे। मुस्लिम आबादी यहाँ 38% है, यहाँ पर 121% सैचुरेशन है, यानी हर 100 व्यक्ति जो वहां पर मौजूद है उस पर 121 आधार कार्ड है। तो ये पूरी तस्वीर है जो आपने समझ ली यहाँ पर। और इससे सवाल यही उठता है कि आखिर ये जो आधार कार्ड इतने ज्यादा बने हुए हैं, इसमें आपको सिर्फ वहां पर जाकर अपना प्रमाण देना होता है, अपने बारे में होता है, ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो अगर इन बॉर्डर इलाकों में, सीमांचल में, इन जगहों पर जो आसपास के लोग हैं अवैध घुसपैठी हैं, तो जांच हो जाए। यही तो प्रश्न पूछा जा रहा है। लेकिन विपक्ष बार बार कह रहा है कि अब नींद में क्यों जागे हैं, और ये आधार कार्ड जब बन रहा था तब क्यों नहीं देख रहे थे। इस पर बीजेपी कहती है कि राज्य ही फाइनल करती है। तो इस पर सवाल ये भी है कि नीतीश कुमार ने गलती की क्या। फिर सीमांचल के इलाकों के नेताओं को ज्यादा फर्क पड़ रहा है, इसीलिए आपने नोटिस किया होगा ओवैसी भी आवाज उठा रहे हैं। यहीं पर लड़ने जाते हैं, वो मुस्लिम बहुल सीटें खोजते हैं पहले दूरबीन से, फिर वहां लड़ने जाते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी यहां पिछली बार 5 सीटें जीती थी। आरजेडी और कांग्रेस तो है ही, और वो पप्पू यादव भी फ्रंट पर आकर खेल रहे हैं, जो यहां से निर्दलीय सांसद है पूर्णिया से। लेकिन आज पटना में पप्पू यादव के साथ बहुत अजीब घटना घटी है। ये देखिए, पप्पू यादव पूर्णिया के निर्दलीय सांसद हैं। बड़े जोश से आज वो जा रहे थे मंच की तरफ, कह रहे थे राहुल गांधी आए हैं और राहुल गांधी आए हैं, उनके साथ स्टेज पर जाना है। लेकिन उन्हें राहुल गांधी के साथ स्टेज पर चढ़ने ही नहीं दिया गया। सिक्योरिटी ने सीढ़ियों से उनको चढ़ने ही नहीं दिया गया, जबकि पप्पू यादव को वहां पर मौजूद लोग ना पहचाने ऐसा मुमकिन ही नहीं है। यानी उन्हें जानबूझकर रोका गया। उन्होंने उस वाहन को ही अपना स्टेज बनाया हुआ था जिसमें वो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पप्पू यादव को उसमें नहीं चढ़ने दिया गया। पप्पू यादव ने बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश किसी काम नहीं आई, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख भी सकते हैं। और ऐसा ही हुआ कन्हैया कुमार के साथ। कन्हैया कुमार इस वक्त कांग्रेस के नेता हैं, बिहार के रहने वाले हैं, बिहार से चुनाव भी लड़ चुके हैं। ये अलग बात है कि वो उस वक्त कांग्रेस में नहीं थे, लेफ्ट का हिस्सा थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से कांग्रेसी हो चुके हैं। लेकिन उन्हें भी राहुल गांधी के मंच पर नहीं जाने दिया गया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या इसके पीछे तेजस्वी यादव है? क्या तेजस्वी यादव ने ही पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को राहुल गांधी के साथ आने से, मंच पर चढ़ने से रोक दिया? ये जग जाहिर है कि लालू यादव ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि उनके बेटे के सामने बिहार में किसी की चुनौती हो। अगर पप्पू यादव और कन्हैया कुमार होंगे तो वो सीधे तेजस्वी यादव के कॉम्पिटिटर्स बन सकते हैं। इसीलिए तो जब लोकसभा चुनाव से पहले पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया था, तो बाद में कांग्रेस ने उन्हें टिकट ही नहीं दिया था। वो पप्पू यादव थे जो पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत भी गए। बाद में पता चला कि लालू यादव ये नहीं चाहते थे कि कांग्रेस पप्पू यादव को चुनाव लड़वाए। इसी तरह से लालू परिवार बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि कन्हैया कुमार, कम से कम वहां पर मौजूद जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही बताते हैं कि कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति में कोई एंट्री मिले। हालांकि जब वो खुद चुनाव लड़ने गए थे तो खुद ही चुनाव हार गए थे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कन्हैया को बिहार से नहीं, दिल्ली से चुनाव लड़वाया था, जबकि कांग्रेस चाहती तो बिहार से भी चुनाव लड़वा सकती थी। यही बात आज मैंने अपने शो हल्ला बोल में पप्पू यादव से भी पूछा, तो सुनिए पप्पू यादव ने क्या कहा। आपसे भी तो नाराजगी थी ना तेजस्वी की, यही सब बोली की वजह से तो आपको चढ़ने नहीं दिया गया। मत गुस्सा मत क्या कीजिए, गुस्सा में आदमी अनाप शनाप बोलता है, ढंग की बात कीजिए। अच्छा नहीं कोई बात, नहीं कोई सब बात मत बोलिए, चढ़ने नहीं दिया। जनवरी 2025 मैं बहुत ताकतवर आदमी हूँ अंजना जी, ये अंजना जी हमको कोई नहीं रोक सकता। हम अपने बिहार के 13 करोड़ के दिल में हैं। नहीं सर, सब बोल रहे हैं कि तेजस्वी जी आपको स्टेज पर नहीं चढ़ने क्या दिए। हम गलती किए? अरे तेजस्वी जी कौन होते हैं? पप्पू यादव जब एमएलए बना था तो तेजस्वी पैदा नहीं हुए थे। ये देखिए बिल्कुल तेजस्वी जी अंजना कौन जी होते ये हैं? हमको राहुल गांधी कहते से कहते रोकने? दिल की बात जुबान पे आई।
अब हम आपको जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के बारे में धर्मांतरण लोक में लेकर चलेंगे, जिसको अब जमींदोज किया जा रहा है। पिछले 2 दिनों में से 8 से 10 बुलडोजर, ये देखिए, 3 बीघा जमीन पर फैले इस जलालुद्दीन की धर्मांतरण फैक्ट्री को तोड़ने में लग गए हैं। आप सोचिए कि हिंदुओं को मुसलमान बनाने वाली इस फैक्ट्री के बारे में प्रशासन को कई वर्षों तक पता ही नहीं चला। न जाने कितने ही मासूम हिंदुओं को जलालुद्दीन ने अपने धर्मांतरण रैकेट में फंसाया है। जलालुद्दीन कितना बड़ा शातिर है, इसको आप इस बात से समझ सकते हैं कि इसने अपना नाम जानबूझकर छांगुर बाबा रख दिया। बाबा, उसने ऐसा इसलिए किया ताकि कोई उसे पहली बार में मुसलमान न समझे और वो गैर मुस्लिमों को फंसा सके। छांगुर नाम यूपी बिहार के गांव देहात और कस्बों में एक प्रचलित नाम है। यह अक्सर उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनके हाथों में 6 उंगलियां होती हैं, 6 अंगुर, 6 उंगलियां, वहीं से इसका नाम छंगुर पड़ा। जलालुद्दीन के हाथों में भी 6 उंगलियां हैं। जलालुद्दीन की 2 तरह की पहचान थी, जिसमें हिंदुओं के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग। हिंदुओं के लिए वो छांगुर बाबा था, 6 अंगुर वाला, 6 उंगलियों वाला। इस नाम से कोई उस पर मुस्लिम होने का शक नहीं करता। यह नाम उसके लिए शिकार फंसाने के जाल की तरह था, ताकि हिंदू उसके पास आए और बाद में वो उनका धर्मांतरण करा सके, बेटियों को बरगला सके। मुसलमानों के लिए उसने अपना दूसरा नाम रखा था, सूफी संत हजरत बाबा जलालुद्दीन, वो अपने आप को कहता था। वो खुद जिंदा पीर बाबा होने का दावा तक करता था। जलालुद्दीन के पास हिंदू और मुसलमानों को ठगने के अलग अलग तरीके थे। मुसलमानों से वो पैसा और संपत्ति हड़पता, लेकिन हिंदुओं के लिए उसके पास अलग प्लान था। वो हिंदुओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें मुसलमान बनाता था। पूरे देश का हिंदू समाज इस वक्त अलग अलग जातियों और भाषा के नाम पर लड़ रहा है, लेकिन जलालुद्दीन की धर्मांतरण फैक्ट्री में जाति के आधार पर अलग अलग रेट से हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा है। जलालुद्दीन के टारगेट पर ऐसी हिंदू लड़कियां थी जो गरीब परिवार से या फिर आर्थिक रूप से परेशान थी। जलालुद्दीन के गुर्गे इन हिंदू लड़कियों को फंसाकर उसके पास लाते थे, फिर वो हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करके या उन्हें पैसे का लालच देकर मुसलमान बनाता था। जलालुद्दीन हिंदुओं के धर्मांतरण की रेट लिस्ट बनाई हुई थी। अगर ब्राह्मण और क्षत्रिय लड़कियों को मुसलमान बनाने के लिए 15 से 16 लाख रुपए दिए जाते थे। अगर पिछड़ी जाति की हिंदू लड़की हो तो मुसलमान बनने पर 10 से 12 लाख रुपए। इसके अलावा अन्य जातियों की लड़कियों को धर्मांतरण के बदले वो 8 से 10 लाख रुपए देता था। कितना पैसा था इसके पास। यही नहीं, सिख लड़कियों को भी वो मुसलमान बनाता था। 15 से 16 लाख रुपए इसके लिए देता था। सोचिए कैसी अकूत दौलत इसके पास थी। मुसलमान बनो और पैसे लो। हिंदू लड़कियों को फंसाकर मुसलमान बनाने का यह रैकेट पिछले कई वर्षों से चल रहा था और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं थी। जलालुद्दीन कोई ऐसा आदमी नहीं था कि जिसने चोरी छिपे ये काम किया। कई सरकारी अधिकारियों के बीच उसकी अच्छी पकड़ तक थी। इसी वजह से हिंदू संगठनों की शिकायतों के बावजूद काफी समय तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। ऐसा आरोप है कि वो अधिकारियों से बनाकर रखता था ताकि कोई उस पर उंगली ना उठाए। लेकिन जब हिंदू लड़कियों के जबरन धर्मांतरण से जुड़ी शिकायतें बढ़ी तो यूपी पुलिस ने जांच शुरू की। यूपी एटीएस ने अपनी जांच में सारे आरोपों को सही पाया और उसके बाद जलालुद्दीन की धर्मांतरण की फैक्ट्री का पर्दाफाश हो गया। हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाने का खेल जलालुद्दीन पिछले 10 वर्षों से खेल रहा है, लेकिन जलालुद्दीन को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि धर्मांतरण के मिशन पर लगने से पहले वो साइकिल पर अंगूठियां और नग बेचता था। जो लोग छोटे शहरों से वाकिफ हैं, छोटे कस्बों से वाकिफ हैं, उनको पता होगा कि अक्सर ऐसे साइकिल पर लोग आते हैं जो कहते हैं कि वो नायाब अंगूठियां और नायाब नग बेच रहे हैं जिससे किस्मत बदल जाएगी। 10 साल पहले यानी 2015 में जलालुद्दीन असली धंधा अंगूठियां और नग बेचने का करता था। वो गांव-गांव जाता था, कस्बों में ऐसी अंगूठी नग बेचता था। साइकिल से जा जाकर घर गांव में लोगों को, महिलाओं को बेचता था। अंगूठियां, पत्थर, ये पत्थर लो, ये जादुई पत्थर है, उसके नाम पर ठगता था। मतलब छोटी ठगी से इसने काम की शुरुआत की। नग के नाम पर, अंगूठी के नाम पर, बेशकीमती पत्थर के नाम पर ये पैसे लूटता था। उसका कहना था कि उसकी अंगूठियां चमत्कारी हैं।
कई लोग उसके जाल में फंस भी जाते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी असलियत लोगों को पता चल गई। लोग समझ गए कि जलालुद्दीन के फ्रॉड का खुलासा होने के बाद वो मुंबई भाग गया सीधा, और यहां से वो सऊदी अरब निकल गया। सऊदी अरब से वो एक नई प्लानिंग के साथ लौटा था, और उसकी प्लानिंग थी खुद को धर्मगुरु बताकर मुस्लिमों को ठगना, विदेशी फंडिंग के लिए हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाना। भारत लौटने के बाद उसने खुद को सूफी संत बताना शुरू कर दिया। नया तरीका, नया अवतार। उसने पैसे देकर पूरे देश में अपने चेले बनाए, उनके जरिए यह खबर फैलाई कि वो जिंदा पीर है। ऐसे लोग खुद कम बोलते हैं, लेकिन हर जगह अपने अपने लोग तैनात कर देते हैं, उनके चारों तरफ घूमते हैं, उनके सामने बैठ जाते हैं, उनकी वाहवाही करते हैं, जिंदा पीर बताते चलते हैं, यानी खुल के प्रचार होता है। जलालुद्दीन को समझ में आ गया था कि पीर बाबा बनने से मुसलमान ही नहीं, हिंदू भी उससे आशीर्वाद लेने आएंगे, और उसके धर्मांतरण का धंधा बिना किसी नुकसान के चलता रहेगा। और यही हुआ। सऊदी से लौटने के बाद जलालुद्दीन ने 4 राज्यों में अपने धर्मांतरण का रैकेट फैलाया। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा राजस्थान और चौथा पंजाब। इन चारों राज्यों में उसने अपना नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि उसकी पहचान इन राज्यों के शासन और प्रशासन में शामिल उच्च अधिकारियों, जजों, पुलिस के बड़े अधिकारियों से हो गई थी। कई लोग इसे बहुत छोटा सा मामला मान रहे हैं, लेकिन इस शख्स ने अपनी दोस्ती, अपनी पहचान बड़े बड़े अधिकारियों से इन राज्यों में कर ली थी। अधिकारियों से अच्छी पहचान होने की वजह से धर्मांतरण के उसके खेल पर बहुत दिनों तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। जलालुद्दीन के गुर्गों ने अलग अलग राज्यों की हिंदू लड़कियों को फंसाना शुरू किया। उन्हें किसी ना किसी बहाने बलरामपुर लाने लगे। यहां पर जलालुद्दीन ने हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाने का एक सिस्टम बनाया, जिसमें वो पहले हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करता, फिर लालच देता था। बाकायदा रेट कार्ड था, इतना पैसे दे देंगे, तुम्हारे परिवार है, तुम्हारे घर वाले खुश हो जाएंगे, तुम्हारे पिता की, तुम्हारी माँ की, तुम्हारे भाई की, तुम्हारे परिवार वालों की जिंदगी बदल जाएगी। लालच दिया और धर्मांतरण का फिर दबाव बनाने लगता था। जिस कोठी में ये खेल चल रहा था, उसे भी जलालुद्दीन ने किसी किले की तरह बनाया था। उस कोठी में किसी भी बाहरी का आना लगभग नामुमकिन था। जलालुद्दीन के इस धर्मांतरण लोक में हमारी टीम को क्या क्या मिला, आपको यह भी आज देखना चाहिए। जलालुद्दीन की कोठी में 3 बीघा जमीन पर फैली हुई थी। इसे करीब 3 करोड़ रुपए में तैयार किया गया था। पूरी कोठी में 40 कमरे थे, 40। जलालुद्दीन 18 सीसीटीवी कैमरों से सब पर निगरानी रखता था। इस कोठी की बाउंड्री वॉल 15 से 20 फीट ऊंची थी, जिस पर हर रात करंट छोड़ दिया जाता था ताकि कोई आ ही ना पाए। कोठी में फ्लोर पर विदेशी मार्बल लगा हुआ था। इसके पास विदेशी नस्ल के घोड़े, कुत्ते थे। उसके घर का जरूरी सारा सामान सऊदी अरब का था। आप सोचिए, जिसके घर में वॉशिंग पाउडर भी सऊदी अरब से आ रहा हो, उसके पास पैसे कितने थे। प्रशासन ने जब जलालुद्दीन के घर पर छापा मारा, तब जाकर लोगों को उसकी असलियत के बारे में पता चला। यकीन ही नहीं हुआ कि अंगूठी बेचने वाला एक मामूली आदमी जो साइकिल पर अंगूठी, पत्थर, नग बेचता था, वो ऐसी संपत्ति का मालिक है। हालांकि इसको लेकर जो खुलासा हुआ, उसने ईडी को भी इस मामले में जांच में उतार दिया। जांच एजेंसियों के मुताबिक जलालुद्दीन को हिंदू लड़कियों के जबरन धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग मिलती थी। यानी जब वो बलरामपुर से भागकर मुंबई गया और मुंबई के बाद सऊदी अरब पहुंचा, तो यह माना जा रहा है कि एक साजिश के तहत उसकी फंडिंग की जाने लगी और उसका लक्ष्य एक ही सेट किया गया था, हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण। हिंदू से मुसलमान बन चुकी लड़कियों को जो पैसा जलालुद्दीन देता था, वो पैसा उसे अलग अलग देशों से मिलता था। जांच एजेंसियों को अपनी जांच में पता चला है कि हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाने के नाम पर जलालुद्दीन को 100 करोड़ से ज्यादा रकम मिल चुकी है। जलालुद्दीन केवल अवैध धर्मांतरण ही नहीं कर रहा था, बल्कि वो देश विरोधी गतिविधियों में भी शामिल था। हिंदुओं को मुसलमान बनाने के नाम पर उसको जो विदेशी फंडिंग आती थी, जो उसके अलग अलग ट्रस्ट में जाती थी, विदेशी फंडिंग के लिए जलालुद्दीन ने आसवी एंटरप्राइजेस, आसवी चैरिटेबल ट्रस्ट, आसिपिया हसनी हुसैनी कलेक्शन, बाबा ताजुद्दीन आसवी बुटीक जैसे फर्जी अलग अलग ट्रस्ट बनाए थे। देखिए, इन संस्थाओं के नाम पर 2 बैंकों में 8 बैंक खाते खोल दिए गए। इसके अलावा उसके पास अलग अलग नामों के 40 बैंक खाते मिले हैं, जिसमें करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। अपने ट्रस्ट के जरिए जलालुद्दीन इस्लाम का प्रचार करता था और धर्मांतरण के शिकार को फंसाता था।
जलालुद्दीन और उसके गैंग मेंबर्स ने 40 से ज्यादा बार इस्लामिक देशों की यात्रा की। ऐसा शक है कि जलालुद्दीन अंतर्राष्ट्रीय धर्मांतरण गैंग से जुड़ा हुआ था, जहां से उसे पैसे मिल रहे थे, क्योंकि ज्यादातर फंडिंग सऊदी अरब और कई अन्य इस्लामिक देशों से आई हुई दिखाई दे रही है। बैंक डिटेल्स के मुताबिक जलालुद्दीन सैकड़ों हिंदू लड़कियों को मुसलमान बना चुका है और इसकी प्लानिंग कई राज्यों में बलरामपुर जैसा धर्मांतरण लोग तैयार करने की थी और इसके लिए वो जमीनें भी खरीद रहा था। हालांकि उसी प्लानिंग पिछले साल नवंबर में धरी की धरी रह गई। पुलिस ने नवंबर 2024 में उसके खिलाफ 10 एफआईआर दर्ज की और फिर लंबे समय तक फरार रहने के बाद 5 जुलाई को उसे उसके करीबियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। जलालुद्दीन पिछले कई महीने से अपनी एक महिला सहयोगी नसरीन के साथ देखा गया है। पुलिस ने दोनों के एक साथ ही गिरफ्तार भी किया था। इस महिला के साथ जलालुद्दीन पकड़ा गया है। वो महिला है हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाने के लिए प्रेरित करती थी और उनके ब्रेन वॉश भी करने में शामिल रहती थी। अब ये नसरीन कौन है आपको बताएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह महिला पहले हिंदू ही थी। जलालुद्दीन नसरीन नाम की जिस महिला के साथ पकड़ा गया है वो उसकी करीबी बताई जाती है। नसरीन का असली नाम था नीतू वोहरा। नीतू वोहरा ने जलालुद्दीन के झांसे में आकर ही पूरे परिवार के साथ वो मुसलमान बन गई। पैसा जलालुद्दीन का था। नीतू के लिए सब कुछ बदल गया। नीतू का काम था हिंदू लड़कियों को बहलाना, फुसलाना, जलालुद्दीन के पास लाना। फिर जलालुद्दीन के गुर्गे जिन लड़कियों को फंसाते थे उन्हें सबसे पहले नीतू के पास ही, मतलब फर्स्ट लेवल जो है वो नीतू का ही होता था। नीतू वोहरा थी। नीतू वोहरा पहले उनसे मिलती थी, अब वो नसरीन बन चुकी है। नसरीन उन्हें पहले समझाती थी कि क्यों उन्हें इस्लाम अपनाना चाहिए। नीतू उन हिंदू लड़कियों को अपनी कहानी बताकर मुसलमान बन जाने के लिए कहती थी और इसके लिए पैसे भी ऑफर करती थी। नीतू वोहरा तमिलनाडु की महिला है जो मुंबई में जलालुद्दीन के संपर्क में आई थी। यानी कैसे ये रैकेट बना है वो देखिए। नीतू के अलावा उसका पति नवीन वोहरा भी जलालुद्दीन से काफी प्रभावित था। जलालुद्दीन के प्रभाव में आकर नीतू वोहरा नसरीन बन गई और नवीन वोहरा जो है वो जमालुद्दीन बन गया। नसरीन और जमालुद्दीन, और ये दोनों धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन के सबसे खास आदमी बन गए। नीतू जलालुद्दीन की मैनेजर बन गई और उसका पति उसका ड्राइवर बन गया। हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाने के खेल में जलालुद्दीन केवल 3 लोगों पर भरोसा करता था। पहली थी नीतू, दूसरा था नवीन और तीसरा था उसका बेटा महबूब। ये तीनों ही अब पुलिस की गिरफ्त में है। अब जलालुद्दीन और नसरीन उर्फ नीतू को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर 6 उंगली के कई राज जो है अभी खुलने बाकी हैं। जैसे अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि सऊदी अरब से लौटने के बाद जलालुद्दीन को हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाने का ख्याल क्यों आ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उसे इसी काम के लिए वापस भारत भेजा था सऊदी से। ये पता करना भी जरूरी है कि वो कौन लोग थे जिनकी शय पर पिछले कई वर्षों से धर्मांतरण का रैकेट चल रहा था। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। आपने सबसे लंबे कूटनीतिक दौरे के आखिरी चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नमीबिया में हैं। नमीबिया पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ है। वहां एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इससे पहले विंडहॉक एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का नमीबिया के पारंपरिक नृत्य के साथ स्वागत किया गया और पीएम ने कलाकारों के साथ ढोल भी बजाया। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने वहां की संसद को संबोधित भी किया है। 8 दिनों में 5वें देश नमीबिया का ये दौरा, साउथ अमेरिका में अफ्रीका तक की प्रधानमंत्री की यात्रा खास अहमियत वाली है। नमीबिया में प्रधानमंत्री का जाना कैसे एक साथ भारत के 3 लक्ष्य साधता है, इसे मैं आपको समझाऊं। उससे पहले बताना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नमीबिया ने अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविचिया मिरेबिलिस से सम्मानित किया। बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को 26वें देश ने अपना नागरिक सम्मान दिया है। नमीबिया के सम्मान पर प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ भारतीयों की ओर से शुक्रिया कहा। नामीबिया का वेलविचिया, जिसके नाम पर इस अवार्ड का नाम रखा गया है, यह कोई साधारण पौधा नहीं है। यह घर के एल्डर्स की तरह हैं, जिन्होंने समय को करवट लेते देखा है। यह नामीबिया के लोगों के
संघर्ष, साहस और संस्कृति का प्रतीक है। अगली खबर, लेकिन चिंताजनक खबर जिसका रुख करेंगे, ये खबर आपके बच्चों के व्यवहार से जुड़ी है। आपने ध्यान दिया होगा कि 5 साल से कम उम्र के ऐसे बच्चे जो मोबाइल पर ज्यादा समय बिताते हैं वो चिड़चिड़े हो गए हैं, वो आपकी बात नहीं सुनते, वो बोलना नहीं सीख रहे हैं, उनका विकास अन्य बच्चों की तुलना में धीमा है। अगर आपके बच्चे में भी ये लक्षण है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये सब कुछ वही जो सबके हाथ में रहता है, मोबाइल। एक स्टडी में पता चला है कि 5 साल से कम उम्र के भारतीय बच्चे हर दिन 2 घंटे 20 मिनट तक उनका स्क्रीन टाइम है, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, जो डॉक्टर्स की बताई हुई लिमिट से 2 गुना है। और इस वजह से बच्चों के विकास पर सीधा असर पड़ रहा है। वो जिंदगी को भी एक स्क्रीन की तरह देखना चाहते हैं। हर वक्त उनको लगता है कि यहाँ वहाँ तमाशा होते रहना चाहिए और इसीलिए वो गुस्सा करते हैं, ड्रामा खोजते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का स्क्रीन टाइम प्रतिदिन 1 घंटे 20 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बच्चे देखिए, एम्स रायपुर के शोधकर्ताओं की इस स्टडी में पता चला है कि स्क्रीन टाइम ज्यादा होने से भारतीय बच्चों का मानसिक विकास धीमा हो गया है। स्टडी में पता चला है कि 5 साल से कम उम्र के ऐसे बच्चे जिनका स्क्रीन टाइम 2 घंटे 20 मिनट से ज्यादा है, उन्हें कई तरह की समस्याएं हो रही हैं। जैसे बच्चे जल्दी बोलना नहीं सीख पा रहे, बच्चों को घुलने मिलने में, सोशलाइजिंग में दिक्कत हो रही है, ऐसे बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है, उनका वजन बढ़ रहा है, ऐसे बच्चों में नींद नहीं आ रही है, कंसंट्रेशन, एकाग्रता की कमी है, वो ठीक चीजों को समझ नहीं पा रहे, याद नहीं कर पाते हैं। ज्यादा स्क्रीन टाइम वाले बच्चों में गुस्सा अधिक देखा जाता है। बच्चों से मोबाइल फोन छीनने पर ये ज्यादा जिद्दी, गुस्सैल हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादा स्क्रीन टाइम वाले बच्चे भावनात्मक रूप से कठोर होते जा रहे हैं, उनमें आक्रामकता बढ़ती चली जा रही है, उनको वो अपना साथी दिखाई देता है और जैसे ही उनसे छीनिए तो उनको लगता है कि उनके साथ बुरा हो रहा है, आप उनके विलन बन जाते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसी स्थिति में अपने बच्चों को कैसे बचाया जाए। इसको लेकर एक्सपर्ट्स कुछ खास सुझाव देते हैं जिसमें आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। बच्चे वही सीखते हैं जो उनके माँ बाप करते हैं, इसीलिए आप अपने घर को टेक फ्री जोन बनाइए। टेक फ्री जोन बनाने की पूरी कोशिश कीजिए। सब चीज क्यों, खुद भी मोबाइल फोन का कम से कम इस्तेमाल करिए ताकि आपके बच्चे आपको इस इस्तेमाल करते हुए कम से कम देखें। ये जो स्क्रॉलिंग की आदत लगी हुई है हर किसी को, आप दरअसल अपने बच्चों को वही सिखा रहे हैं। अपने बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी में बिजी करिए, ले जाइए घर से बाहर, पार्क में, अपने घर के बाहर, कहीं नहीं तो कम से कम अपने बालकनी में ले जाइए। बात कीजिए बच्चे स्क्रीन पर कितना समय बिता रहे हैं, इसका लेखा जोखा रखिए और कम से कम समय के लिए उनके हाथ में मोबाइल रहने दीजिए।